बड़ी खबर है कि झारखंड में कोविड मरीजों को बेड मुहैया कराने के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च होती ही बेकार साबित हो रही है। गोड्डा के रहने वाले प्रखर नाम के युवक ने अपनी मां के लिए ऐप के जरिए बेड की तलाश की तो हकीकत सामने आ गई। अमृत वाहिनी ऐप पर प्रखर को बेड तो मिल गया, लेकिन जब वे मेदांता अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन ने बेड देने से इनकार कर दिया। साथ ही अमृत वाहिनी ऐप को भी मानने से इनकार कर दिया। और आपको यह बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन ने कल ही अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबोट का लोकार्पण किया था। तो सवाल ये उठता है कि प्रखर को आखिर बेड क्यों नहीं मिला। जब मुख्यमंत्री ने इतनी अच्छी योजना का शुभारंभ किया तो बेड मिलना चाहिए था, लेकिन प्रखर नाम के उस व्यक्ति को बेड नहीं मिला। अस्पताल ने बुकिंग को आखिर क्यों नहीं माना? अमृत वाहिनी ऐप का फायदा फिर क्या है? और अस्पताल से नहीं हुआ है करार, ये बातें भी अब सामने आने शुरू हो गई हैं। तो अमृत वाहिनी ऐप के पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और अमृत वाहिनी ऐप क्या फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल ही इसका शुभारंभ किया था। और ऐसे में एक नई तकनीक इसलिए विकसित की गई थी ताकि लोगों को यह जानकारी मिल पाए कि कहां बेड खाली है, कहां खाली नहीं है और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन प्रखर नाम के जब एक मरीज के परिजन को उसकी जरूरत पड़ी, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन पहली बार में ये फ्लॉप साबित हुआ। प्रखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर, क्या हुआ आपके साथ? आपने जब इस ऐप का इस्तेमाल किया, हमें जरा शुरू से बताइए। जी, मैं जब सुबह सो तो उठा 6:30 बजे, पेपर पढ़ा। पेपर में ये अमृत वाहिनी .in का आया हुआ था। तो मैं काफी दिनों से अपनी माँ के इलाज के लिए एक अच्छे अस्पताल तलाश में था। तो ये देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि सरकार ने एक अच्छी कदम उठाया जी। उसको देख के मैंने उस जो वेबसाइट था उस पर वेबसाइट पे जाने के बाद जैसा था कि स्टेट आइए, जिला आइए, सारे चीज को मैंने फीड किया। फीड करने के बाद हॉस्पिटल, उसमें आपको क्या चाहिए वो सारे डिटेल्स थे जी। तो मैंने आईसीयू विथ ऑक्सीजन प्लस वेंटिलेटर का था, तो 3 बेड मुझे वेदांता में दिख रहा था। वो 3 बेड दिख रहा था, तो मैंने उस पर 1 बेड के लिए अपना बुकिंग डाला। ठीक है, प्री बुकिंग डालने के बाद मुझे सिस्टम जनरेटेड टोकन नंबर, टाइमिंग और मेरी बुकिंग की वैलिडिटी जो मैं पहले भी भेज चुका हूँ। हाँ, स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हाँ, वो मुझे मिला। तो मैं सोचा हॉस्पिटल है, टाइम से बिफोर जाए, तो मैं 9 बजे तक हॉस्पिटल चला। जाने के बाद जब मैं आपातकालीन इमरजेंसी में जाकर पूछता हूँ कि अमृत वाहिनी से मेरी बुकिंग है, तो वो मेरा सर ऐसा देख रहे हैं चेहरा कि कुछ नया चीज में पूछ दिया, उनको जानकारी नहीं जी। वो एक अलग काउंटर में भेजे कि आप वहां जाके पूछिए जी। वहां जाने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे इनकी जानकारी नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि डॉक्टर पांडे से पूछिए। तो डॉक्टर पांडे, फिर मैं आपातकालीन में गया, उन्होंने बताया कि हाँ डॉक्टर साहब पांडे जी हैं, तो वो अभी नहीं आए हैं, 10 बजे आए जी। 10:30 बजे तक मैं इंतजार किया। 10:30 बजे के बाद 11:15 हुआ, फिर मैं गया, वो फिर नहीं आए। उसके बाद तब तक एक वहाँ पर रिसेप्शन में थे, तो वो बोले इनसे थोड़ा बात कीजिए। मैंने उनसे भी बात किया, तो वो फोन में किसी अपने अधिकारी को फोन लगा के बात करते, मैं इनको क्या बोलूं, ये मेरे सामने बैठे हुए। उसके फिर मैंने जब उनकी तरफ जाने की कोशिश किया तो वो आगे चलते हुए एक केबिन में चले गए जी। फिर उधर से 15 मिनट पुनः बाद आए, बोले आपको बेड नहीं मिले। हमने बोला क्यों साहब? मैंने तो बुक किया। बोला ऐसा हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। बोले ये आपके हॉस्पिटल का चीज नहीं है, ये सरकार की चीज है, पर सरकार ने जानकारी दिया है कि यहाँ पे खाली, वो तो आपके द्वारा दिया हो गया। सरकार तो रात में सो के सोचा नहीं होगा कि इसके पास 3 है, इसके पास 4 बेड खाली है। बिल्कुल, वो तो अस्पताल ने मुहैया कराई होगी सरकार को। इसके बाद वो बोलते हैं कि आपको जैसा लगता है समझ लीजिए। हम बोले आप ये भी रिटर्न में देंगे कि मैं नहीं दे सकता हूँ बेड? बोला हुआ हम आपको रिटर्न में नहीं देंगे। हम बोले इसके लिए किन से मिलना होगा? फिर वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर MM पांडे से मिलिए। और 11:30 बजे तक उनका डॉक्टर MM पांडे नहीं आए, तो मेरा पेशेंट है, तो मुझे अपना कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो कितनी देर तक आपको मेदांता के परिसर में अपने पेशेंट के साथ रहना पड़ा? 2-2.5 घंटे तो मैं रहा हूँ। 2.5 घंटे के बाद जब पांडे जी आए तो फिर क्या कहा उन्होंने? नहीं, पांडे जी नहीं आए ना, तभी नहीं आए, 2.5 घंटे बाद भी नहीं आए।
नहीं, पांडे जी नहीं यार, मैं पेशेंट लेके नहीं गया था वहाँ पहले ही, क्योंकि मुझे नहीं बेड मिलेगा, मेरा पेशेंट ऑक्सीजन में है, तो मैं ऐसे कैसे ले जाता। इस बात का अंदेशा था कि ये कहीं फ्लॉप ना हो जाए? हाँ, ये मुझे 100% अंदेशा था, क्योंकि मैं प्राइवेट अस्पताल की फितरत को पहले से जानता हूँ। वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उनके ऊपर लगाम लगाने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। प्रखर जी, आप लाइन पे ही रहिए, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बन्ना जी, जो अभी जो कल ऐप लॉन्च किया गया है अमृत वाहिनी, उसके द्वारा प्रखर नाम के एक व्यक्ति ने अपने मरीज को मेदांता में इलाज कराने के लिए बुकिंग कराई थी, प्री बुकिंग, लेकिन जब वो मेदांता पहुंचे तो वहां पर इस बात की नहीं जानकारी होने का सिस्टम ने उनसे बात कही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है लोगों के लिए। आप समझ सकते हैं कि इस विपदा की घड़ी में कोई भी आदमी यदि उसका सहायक सिद्ध होगा मदद के लिए, तो हर चीज की व्यवस्था की जा रही है। नए नए इनोवेशन भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों को, आम लोगों को बेहतर सुविधा मिले। ये हो सकता है कि कोई भी चीज करने के क्रम में शुरुआती जो इनिशियल टाइम होता है उसमें कुछ कुछ कमी खामियां होती हैं। कल भी मैंने इस ऐप में कुछ कुछ चीजों को देखा था, तो थोड़ा कुछ जोड़ा, कुछ हटाया जी। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी खामी होगी, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे इरादे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी पहल की गई है। और हम निश्चित तौर पर ये जरूर कहेंगे कि देखिए, हो सकता है कि मेदांता अस्पताल ने नहीं लिया है, लेकिन हम लोग इसको सारे अस्पतालों को इस ऐप के साथ जोड़ रहे हैं। और इस ऐप के साथ ही नहीं जोड़ रहे हैं, हम लोग इसमें ऐप में एक और विषय भी है कि रेमडेसिविर कितना दिया जा रहा है। बन्ना जी सवाल ये है बन्ना गुप्ता जी, सवाल नहीं, ये सवाल ये है, प्रखर हमारे साथ दूसरी लाइन पर हैं। प्रखर ने अपने उस मरीज को लेकर वो नहीं गए क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फितरत को जानते थे, जैसा कि उन्होंने कहा। उन्हें क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जाए? आप लाइन पर हैं, प्रखर लाइन पर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे प्रखर को? प्रखर भाई, देखिए, आप और हम यंग आदमी हैं, और इस विपदा हमको, आपको, सारे लोगों को मिलकर काम करना है। और यदि उन्होंने नहीं लिया है तो हम लोग उसको जरूर देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी विचार के साथ इस ऐप को लाया गया ताकि आम लोगों को इससे अत्याधिक। प्रखर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बन्ना गुप्ता जी हैं लाइन पर। जी बोलिए। पहले तो मंत्री जी को मेरा नमस्कार सर। ये जो पहल है सरकार के लिए बहुत अच्छी है, मैं इसका सराहना करता हूँ, और जहाँ तक हो मैं भी आगे काम करूंगा, करने का कोशिश करता हूँ हमेशा। लेकिन आज जो सर मेरे साथ हुआ, ये गलत हुआ सर। नहीं, ये गलत। आप एक हमारे नाम पर एक आप लिख के दीजिए, मैं उसको तुरंत जांच भी करवाऊंगा। हाँ सर, ये कराने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सर, प्रखर, आप ऐसा करें, बन्ना गुप्ता जी ने आपको आश्वस्त किया है, आप बन्ना गुप्ता जी को आपकी जो डिटेल्स हैं, खासकर जो आपने रजिस्टर्ड करवाया इस एप्लीकेशन के जरिए, जब बन्ना गुप्ता जी इस पर कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं और हम, सरकार चाहती है कि एक नया जो टेक्निक है उसे हम सामने लाएं ताकि आराम मिले लोगों को भी, मरीजों को भी, उनके परिजनों को भी फायदा मिले, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो पूरे एक एप्लीकेशन के तौर पर आप बन्ना गुप्ता जी को उपलब्ध कराइए, जिससे कि वो इस पर कार्रवाई कर पाए। खासकर मेदांता वालों से तो बन्ना गुप्ता जी पूछ ही सकते हैं अपने अधिकारियों के द्वारा। बस यही एक सवाल उनसे पूछ लेना है कि आपको जब नहीं था तो आपने 3 का डिटेल सरकार को कैसे दिया? बन्ना गुप्ता जी, एक सवाल है कि अभी क्या किया जाए? प्रखर के जो परिजन हैं, जो इतने बीमार हैं, उनकी मां है। मेरी बात सुनिए जी, देखिए मेरी बात सुनिए जी। मैं वो मंत्री नहीं हूँ कि मुंह में यदि मक्खी घुस गई और हम खाना खा रहे हैं, अचानक घुस गई तो चलो बर्दाश्त कर ली जाएगा, लेकिन थाली में मक्खी रहेगी और हम उस चावल को नहीं खा पाएंगे। इसलिए यदि कोई भी निजी अस्पताल यदि इस विपदा की घड़ी में राज्य की जनता के साथ अर्थदोहन करेगा या नाजायज करेगा या उसके साथ बदसलूकी करेगा, तो हम लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अस्पतालों का निबंधन भी रद्द करेंगे, और मैंने ये करके भी दिखाया है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल विश्वास में रहिए कि हम लोग जरूर करेंगे, और आप नौजवान हैं, हम और लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या कहा जाए, इन्हें कहाँ बेड दिलवाएंगे आप? आपकी अनुमति से, आपकी कोशिश से इसको कहिए रिम्स में जाने के लिए। मैं इनका सारा नंबर मुझे दे दीजिए, मैं इनका लाइन अप कर देता हूँ, रिम्स में करवा देता हूँ।
चलिए, प्रखर, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला और स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो एप्लीकेशन, जो एक ऐप लॉन्च हुआ है, उसकी सच्चाई भी जानने के लिए बहुत अच्छा हुआ प्रखर की आपकी बात हो गई बन्ना गुप्ता जी से। और बन्ना गुप्ता जी को भी ये समझ में आ रहा होगा कि कल इतने जो शोर से जिसे हमने शुरू किया वो पहले ही पाली में कैसे फेल हो सकता है, तो इसकी भी जांच करना स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, आपका भी, प्रखर आपने भी अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिस्टम से सवाल और सीधी बातचीत, न्यूज़ 18 ने अपना कर्तव्य निभाया कि यहां पर सरकार और जो पीड़ित थे दोनों आमने सामने थे और उनकी बात सुनी गई और यह कहा गया कि आप रिम्स में जाएं, पूरी डिटेल्स हमें दें और उस पर तुरंत एक्शन होगा। बात रही मेदांता की, तो उससे अलग हिसाब किताब सरकार करेगी। झारखंड में लॉकडाउन है और कोविड को लेकर सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत है, लेकिन हजारीबाग में लोग चोरी छिपे दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे। हजारीबाग मालवीय रोड पर हाफ शटर डाउन कर कपड़े की दुकान चल रही थी। पुलिस को खबर लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी दुकान का मोबाइल वीडियो शूट किया गया और दुकान के अंदर कई खरीदार थे जिन्हें दुकान के बाहर निकाला गया। और इन तस्वीरों को आप देख भी सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन में कपड़े की दुकान को खोल कर रखा गया था और दुकान के भीतर एक साथ कई ग्राहक हैं। पुलिस के ने मालिक को गिरफ्तार किया, इस दुकान के मालिक को, और केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो हजारीबाग से ये खबर तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन में किस तरीके से शटर बंद कर, हाफ शटर डाउन कर यहां पर खरीदारी चल रही थी और पुलिस वालों ने पूरी तरीके से इसका वीडियो भी निकाला ताकि कहीं कोई झूठ ना बोले कि हम उस दुकान में नहीं थे। और देखिए क्या जितने भी लोग हैं अंदर, खरीदार ग्राहक भी अंदर हैं जो कि खरीदारी करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे में जो नियमतः कार्रवाई है वो पुलिस अब करेगी, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होनी है। कई लोग अंदर जो ग्राहक थे वो मिले हैं, कपड़े की दुकान का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो लॉकडाउन की किस तरह से धज्जियां लोग ही उड़ा रहे हैं और कई जगहों पर तो व्यवसायी संगठन ने खुद से लॉकडाउन किया था ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन हजारीबाग में जब कपड़े की दुकान में हाफ शटर डाउन कर इस तरह की खरीदारी चल रही हो, दुकानदार बेफिक्र होकर अपनी दुकानदारी चला रहे हो, तो ये कानून के खिलाफ बात है। सौरभ है हमारे साथ फोन लाइन पर। सौरभ, अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इस दुकानदार के खिलाफ? इस दुकान को सील कर दिया गया है? जी, अभी तक मैं आपको बता दूं, दुकानदार को जेल भेज दिया गया है और दुकान को सील कर दिया गया है। अंदर जो भी कस्टमर थे उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। तो सौरभ से जो जानकारियां इकट्ठी हुई इसके मुताबिक दुकानदार पर एक्शन हो गया है, दुकान को सील कर दिया गया। हालांकि जो ग्राहक थे उन्हें भी वार्निंग देकर छोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर इस तरीके से वार्निंग देकर छोड़ेंगे तो कई ऐसे ग्राहक हैं जो बराबर आते रहेंगे और उन्हें यह पता होगा कि प्रशासन सिर्फ वार्निंग देना जानता है। रमजान के आखिरी जुमे पर गिरिडीह के भंडारीडीह मस्जिद में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। नियमों को ताक पर रखते हुए भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे, जिसका पता चलने पर पुलिस की टीम पहुंची और मस्जिद में जमा भीड़ को हटाया। पुलिस ने सभी को हिदायत के साथ घर जाने को कहा। और आपको बताएं कि लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्देश है, लेकिन यहां कैसे उन निर्देशों का पालन हो रहा था ये आप देख सकते हैं। रांची में अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं। गाइडलाइन का उल्लंघन करना आम बात हो गई है। लोग ट्रैफिक पुलिस से भी उलझने से बाज नहीं आ रहे। कार में बैठे ये खुद को मजिस्ट्रेट बता रहे हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर धौंस जमा रहे हैं। रांची के झील चौक के पास एक स्कूटी को धक्का मारकर ये लोग भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ा। कांटा टोली इलाके में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर एक व्यक्ति पुलिस से उलझ पड़ा। कोविड की दूसरी लहर में बोकारो की पहचान बदल गई। अब बोकारो देश के लिए संजीवनी वाला शहर बन गया, जो पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। पूरा देश अब बोकारो को देश के लिए संजीवनी पहाड़ कह रहा है। कोरोना काल में कोविड मरीजों के इलाज में मदद के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी संयंत्र देश के विभिन्न हिस्सों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है।
बोकारो स्टील प्लांट में 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, एक कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट और दूसरा मेसर्स आइनॉक्स द्वारा संचालित ऑक्सीजन प्लांट है और दोनों ही प्लांट में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में दोनों प्लांट को मिलाकर लगभग 150 मीट्रिक टन प्रति लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत में करीब 100 मीट्रिक टन प्रति लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था। अगर बात करें 1 अप्रैल से 6 मई तक तो झारखंड को तकरीबन 1100 से अधिक मीट्रिक टन और बिहार को 1200 से अधिक, जबकि उत्तर प्रदेश को 1866, बंगाल को 28.41, जबकि मध्य प्रदेश को 764 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया है। जैसा कि ये हम लोग जान रहे हैं कि देश अभी गंभीर महामारी से जूझ रहा है और जितने भी मरीज हैं ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, तो उनके ये अभाव को पूरा करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक स्टेप बढ़ाया है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। उसमें सेल का ही एक बोकारो स्टील प्लांट एक पार्ट है और वो है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है हम लोग बना रहे हैं ताकि देश के कई भागों में उसको हम लोग पहुंचा सके। तो बेसिकली सेल बोकारो से और मैं यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज हूँ, डिप्टी मैनेजर। एक्चुअली हमें एक अच्छा मौका मिला है देश की सेवा करने के लिए और हम लगातार तत्पर हैं इस पे कि हम इसको पूरा कर सके, ऑक्सीजन के नीड को पूरे देश में हम लोग पूरा कर सके। बेसिकली हम लोग इन जनरल एक दिन में हम लोग लगभग 1300-1400 टन हम लोग बनाते हैं ऑक्सीजन और जो एलएमओ हम लोग देते थे, पहले भी हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, लगभग 100 टन या 150 टन हम लोग देते थे। आज के डेट में वही ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है हम लोग एलएमओ का, वो हम लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लगभग 3 गुना कर चुके हैं। 350 टन हम लोग डेली हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं। मेरे पास जो है 2000 टन मीट्रिक टन का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का कैपेसिटी है, ठीक है। हम लोग एक्चुअली 800 टन गैस बनाते हैं और करीब 20 टन जो है लिक्विड बनाते हैं, लेकिन अभी ये जो क्राइसिस हो गया है पूरा देश में, हमने अपना गैस प्रोडक्शन कम कर दिया है, लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप कर दिया है और ये मैं गर्व से बड़ी मेरी और हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट का पूरा टीम है, दे आर वर्किंग राउंड द क्लॉक और जो है पूरा 12-12 घंटे का ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोगों को ये ऊपर से आदेश है कि आप अपना गैस प्रोडक्शन कम करके मैक्सिमम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा के जहाँ जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आ रहा है हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। हम अपने स्टील प्लांट में ऑक्सीजन बनाते हैं तो हम लोगों ने रेलवे के साथ हाथ मिलाकर ये कदम उठाया है। इसी तरह से देश के दूसरे स्थानों पर भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे, हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भरकर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इससे देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। इसके लिए हम सभी तत्पर हैं। हमारी उत्पादन क्षमता लगभग 150 टन प्रतिदिन है और इसको लेकर हम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में सप्लाई करें। तो देश में ऑक्सीजन की किल्लत को इन दिनों झारखंड मजबूती के साथ दूर करता नजर आ रहा है। रांची एयरपोर्ट पर हर दिन हिंडन, ग्वालियर, चंडीगढ़, आगरा और भोपाल से खाली ऑक्सीजन टैंकर्स को रांची एयरपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। पिछले 24 अप्रैल को अब तक एयरफोर्स के मालवाहक विमानों का 90 बार मूवमेंट हो चुका है और अब तक 126 ऑक्सीजन टैंकर्स को रिफिलिंग के लिए रांची एयरपोर्ट से बोकारो भेजा जा चुका है। बोकारो में ऑक्सीजन रिफिलिंग के बाद इन टैंकरों को देश भर में भेजा जा रहा है। रांची एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के मालवाहक विमान ज्यादातर रात में ही लैंडिंग करते हैं, लिहाजा रांची एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा की अध्यक्षता में पूरी टीम दिन रात जुटी है। रांची एयरपोर्ट से यात्री विमानों के आवागमन की बात करें तो शुक्रवार को रांची एयरपोर्ट से 13 यात्री विमानों ने उड़ान भरी और कुल 26 विमानों का आवागमन शुक्रवार को हुआ। दूर से और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।